नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। शुरुआत करते हैं फटाफट खबरों की। दिल्ली में केंद्र के नए कृषि कानूनों के खिलाफ धरना दे रहे किसान राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि को सद्भावना दिवस के रूप में मना रहे। किसान आज एक दिन का उपवास रख रहे। किसानों का उपवास सुबह 9 बजे से शुरू हुआ और शाम 5 बजे तक के लिए यह उपवास चलेगा। गाजीपुर बॉर्डर और आसपास के इलाकों में इंटरनेट सेवा रोक दी गई है। इससे पहले किसान नेता दर्शनपाल सिंह ने सिंगू बॉर्डर पर इंटरनेट सेवा बहाल करने की मांग की। दिल्ली से सटे गाजीपुर बॉर्डर और गाजियाबाद को आने वाली NH 24 की सड़कें बंद कर दी गई हैं। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने इस बात की जानकारी दी है। दिल्ली से सटी सीमाओं पर किसान भारी संख्या में मौजूद हैं। किसानों के प्रदर्शन के दौरान किसी अनहोनी को टालने के लिए भारी संख्या में पुलिस बल भी तैनात कर दिए गए हैं। फतेहाबाद में किसानों ने महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर लघु सचिवालय के बाहर उपवास किया। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर कई जगह पर किसान उपवास कर रहे हैं। उपवास में फतेहाबाद जिले के आसपास गांव में किसानों ने भाग लिया। किसानों ने महात्मा गांधी की प्रतिमा पर फूल अर्पित कर उपवास का शुभारंभ किया। किसानों ने कहा कि इंटरनेट सेवा बंद करने से किसान आंदोलन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि इंटरनेट बंद होने से बच्चों की पढ़ाई और व्यापार प्रभावित हो रहा। सरकार को चाहिए कि वो इंटरनेट की सेवाएं शुरू कर दे। इसी बीच किसान नेता नरेश टिकैत के ट्वीट से भारतीय जनता पार्टी की टेंशन बढ़ सकती है। उन्होंने कहा, किसानों के समर्थन में कई बीजेपी नेता पार्टी छोड़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में हुई किसानों की महापंचायत में फैसला किए जाने के बाद मुजफ्फरनगर और पश्चिमी यूपी के बाकी जिलों में किसान दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं। सिंगू बॉर्डर पर किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने मोबाइल नंबर जारी करते हुए कहा कि जिन किसानों पर केस है और जो लापता हैं, उनकी जानकारी फोन कर हमें दें। गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने कहा कि आंदोलनकारियों पर जो भी मुकदमे हुए हैं, उन सब के केस किसान यूनियन लड़ेगी और उसका खर्च भी किसान यूनियन उठाएगी। किसानों की ट्रैक्टर यात्रा को लेकर कई जगह मुकदमे दर्ज हुए, कई लोग गायब भी हैं। उन सब की जानकारी इस नंबर पर देने को कहा गया ताकि सारी जानकारी इकट्ठा की जा सके। करनाल में अनाज मंडी से भारी संख्या में किसान इकट्ठे होकर नेशनल हाईवे पर बसताड़ा टोल प्लाजा के पास पहुंचे और धरना शुरू कर दिया, जहां पर पहले से भारी संख्या में जवान तैनात थे। किसानों की मांग है कि शांतिपूर्ण तरीके से उन्हें टोल प्लाजा कर धरना दिया जाए, लंगर लगाने के लिए यहां पर उन्हें आदेश दिया जाए, लेकिन प्रशासन इस बात से इनकार कर रहा है। कहीं और धरना करने की जगह देने को तैयार है। इससे पहले पुलिस ने धरना रुकवाकर जगह को खाली करवा दिया गया था। लंगर भी रुकवा दिया गया था, जिसके बाद वहां पर भारी संख्या में पुलिस बल और SSB के जवान तैनात कर दिए गए थे। टोल प्लाजा पर किसानों को समर्थन देने के लिए इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला भी पहुंचे। उन्होंने सरकार को जमकर घेरा। बसताड़ा टोल प्लाजा पर अभय चौटाला ऐसे पहले नेता हैं जिन्हें किसानों ने मंच से बोलने का मौका दिया। अभय ने कहा कि यह आंदोलन किसी एक का नहीं है, ये सभी किसानों का आंदोलन है। सरकार जब तक इन कृषि कानूनों को वापस नहीं लेती, तब तक मिलकर किसान सरकार के खिलाफ आवाज उठाते रहेंगे। सिंध में किसान आंदोलन को समर्थन और मजबूती देने के लिए महिलाओं ने भी हुंकार भरी है। जिले में महिलाओं ने गांव स्तर पर बैठकों का आयोजन शुरू कर दिया है। जांच खुर्द में बैठक में भाग लेने वाली महिलाओं ने बताया कि महिलाओं की भागीदारी से आंदोलन अब और भी ज्यादा मजबूत होगा। हम गांव में कई मीटिंग कर चुके हैं और हर मोहल्ले में जाकर महिलाओं को जोड़ रहे हैं। अन्ना हजारे अब आमरण अनशन नहीं करेंगे। कृषि कानूनों पर स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश लागू करने की मांग को लेकर अन्ना हजारे ने आमरण अनशन का ऐलान कर दिया था। अन्ना के इस ऐलान के बाद सरकार हरकत में आई। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी के साथ महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने उनसे मुलाकात की। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री के दिए गए प्रस्ताव के बाद अन्ना हजारे मान गए। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने बताया कि अन्ना हजारे की कई मांगों को लेकर ठोस कदम उठाए जाएंगे। केंद्र सरकार ने अन्ना हजारे के पत्रों का जवाब भी दिया। उनके मुताबिक कृषि बजट में बढ़ोतरी भी की जाएगी। नई दिल्ली में इजराइल के दूतावास के पास हुए धमाके की जांच जारी है। इस बीच छानबीन के दौरान घटनास्थल के पास से एक लिफाफा मिला। ये लिफाफा इजराइल दूतावास के राजदूत के नाम है।
इस लिफाफे को जांच के लिए फॉरेंसिक टीम को सौंप दिया गया। इस लिफाफे और इसमें लिखे कंटेंट को जांच में एक अहम कड़ी माना जा रहा है। घटनास्थल से कुछ बॉल बेयरिंग मिले हैं। इनमें बॉल बेयरिंग का इस्तेमाल बम बनाने के लिए किया जाता है। सीसीटीवी फुटेज में 2 संदिग्ध दिखाई देने की जानकारी भी मिल रही है। दिल्ली में हुए धमाके के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सुरक्षा अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों के आला अधिकारी मौके पर मौजूद थे। दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने इजरायली दूतावास के पास हुए धमाके के बाद घटनास्थल का दौरा किया। इस घटना के बाद इस दौरान उन्होंने कहा कि मामले में अज्ञात शख्स के खिलाफ कई धाराओं में केस दर्ज कर लिया गया है, जांच जारी है। दिल्ली में धमाके के बाद अयोध्या समेत पूरे उत्तर प्रदेश में अलर्ट जारी कर दिया गया। महाकुंभ को देखते हुए हरिद्वार में अलर्ट जारी किया गया है। दिल्ली में इजरायली दूतावास के पास हुआ धमाके में 3 गाड़ियों के शीशे टूटे। विजय चौक से 1.5 किलोमीटर दूर था स्पॉट। विजय चौक पर चल रहा था गणतंत्र दिवस का समापन समारोह। इजरायली दूतावास पर हमले को इजरायल की ओर से आतंकी हमला करार दिया गया, जबकि भारत ने कहा कि हमले के आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा। धमाके के बाद यूपी और महाराष्ट्र समेत कई अन्य राज्यों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इजरायल के विदेश मंत्री से बात की है। एस जयशंकर ने कहा है कि हमें इसे गंभीरता से ले रही हैं। कालका से कांग्रेसी विधायक प्रदीप चौधरी की विधानसभा सदस्यता का पर खतरा। हिमाचल में नालागढ़ की कोर्ट ने दोषी घोषित कर 3 वर्ष कारावास की सजा सुनाई। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के मुताबिक कोर्ट की तरफ से दोषी घोषित सांसद या विधायक को कोई रियायत नहीं दी जाएगी। हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष की तरफ से कोर्ट की सर्टिफाइड कॉपी मंगवाई गई है और कानूनी विचार विमर्श लिया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश की एक निचली अदालत ने विधायक प्रदीप चौधरी सहित कुल 15 आरोपियों को 10 साल पुराने क्रिमिनल मामले में दोषी घोषित कर 3 वर्षों की यहां पर सजा दी है। कोर्ट के फैसले के खिलाफ 1 महीने में आरोपी विधायक सेशंस कोर्ट में अपील कर सकते हैं। पीएम मोदी ने भी ट्वीट कर बापू को श्रद्धांजलि अर्पित की। लिखा कि उनके दिखाई रास्ते ने लाखों को प्रभावित किया है। महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर सीएम मनोहर लाल ने उन्हें नमन किया। ट्वीट कर लिखा कि संपूर्ण विश्व को सत्य और अहिंसा का मार्ग दिखाने वाले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर उन्हें सादर नमन। बापू के आदर्श आज भी हमारे लिए पथ प्रदर्शक हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर ट्वीट कर उन्हें याद किया और बापू से कहे शब्दों को ट्वीट किया कि सत्य लोगों के समर्थन के बिना भी खड़ा रहता है, वह आत्मनिर्भर है। देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के मौके पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और पीएम मोदी राजघाट पहुंचे। यहां उन्होंने बापू को श्रद्धांजलि अर्पित की है। पीएम मोदी के अलावा देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी राजघाट पहुंचे। साथ ही उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने भी महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। सीएम मनोहर लाल ने ट्वीट कर केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर को जन्मदिन की बधाई दी। लिखा कि उन्हें जन्मदिन के शुभ अवसर पर ढेरों सारी शुभकामनाएं। ईश्वर से दीर्घायु और उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता हूं। पंचकुला में भारतीय डाक विभाग के कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। बापू की पुण्यतिथि पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। मुख्य डाकघर से शहीद मेजर संदीप सांखला चौक तक शांति मार्च निकाला गया। कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता के साथ साथ मुख्य पोस्ट मास्टर भी मौके पर मौजूद रहे। पंचकुला में तिरंगे का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान की आवाज को बुलंद करते हुए सामाजिक संस्थाओं की ओर से सर्वसम्मान तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। यात्रा में महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। सेक्टर 5 के शालीमार चौक से इस यात्रा को शुरू किया गया, जो कि कई इलाकों से होकर गुजरी। सिरसा में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के अवसर पर अनाज मंडी की गांधी पार्क में सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मौजूद लोगों ने बापू के प्रिय भजनों को गाया। समापन अवसर पर रघुपति राघव राजा राम का संकीर्तन किया गया। शहर के गणमान्य लोगों ने महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। कहा कि सदा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के बताए मार्ग पर चलना चाहिए। रानिया शहर के वार्ड नंबर 2 में चाय बनाते समय अचानक 5 किलो के सिलेंडर में आग लग गई, जिसकी वजह से सिलेंडर फट गया और 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। धमाका सुनकर पड़ोसियों ने घायलों को तुरंत ही अस्पताल पहुंचाया। सिलेंडर का धमाका इतना तेज था कि घर की खिड़कियों के शीशे टूट गए और घर में दरार आ गई। आस पड़ोस के मकानों को भी नुकसान पहुंचा है।
कृषि कानून को रद्द कराने को लेकर पिछले काफी दिनों से किसान आंदोलन से जुड़ी पंजाबी कलाकार सोनिया मान को जान से मारने की धमकी मिल रही है। सोनिया मान ने लाल किले की प्राचीर पर झंडा फहराने वाले दीप सिद्धू की गिरफ्तारी करने की मांग की थी। सोनिया मान का यह कहना है कि वो पीछे हटने वाली नहीं है। नारनौल में किसानों का कहना है कि केंद्र सरकार किसानों को कमजोर समझने की गलती न करे। जब तक तीनों कृषि कानून रद्द नहीं होंगे तब तक किसानों का आंदोलन जारी रहेगा। फतेहाबाद में किसानों के समर्थन में उतरे वकीलों ने बार एसोसिएशन का वर्क सस्पेंड कर नारेबाजी की। वकीलों ने फतेहाबाद कोर्ट से शहर के लाल बत्ती चौक तक मार्च निकाला। वकीलों का यह कहना है कि किसानों के पक्ष में सोमवार को फतेहाबाद बार एसोसिएशन ने वर्क सस्पेंड किया है। अगर सरकार किसानों के मसले का हल नहीं निकालती है तो अनिश्चितकालीन हड़ताल भी जा सकते हैं। सीबीआई की टीमों ने सिरसा जिले की 4 जगहों पर बने हैफेड के गोदामों में छापेमारी की और गेहूं का रिकॉर्ड खंगाला। एसबीआई की छापेमारी से गोदाम संचालकों में हड़कंप मचा हुआ है। सीबीआई की तरफ से लगातार कार्रवाई जारी है। टीम सदस्यों ने गोदामों पर पहुंचकर पहले जांच की और उसके बाद गोदामों के मैनेजर और सुपरवाइजर को मौके पर तलब किया। छापेमारी के दौरान टीम ने जहां गोदामों का रिकॉर्ड जांचा वही सैंपल भी लिए। नरवाना के एफसीआई के गोदामों में सीबीआई ने रेड मारी। सीबीआई अपने साथ सीआरपीएफ के जवान साथ लेकर आई और नरवाना पुलिस को साथ लेकर जांच शुरू कर दी। एफएसआई के गोदाम में किसी की भी एंट्री का रोक लगा दी गई है। बताया जा रहा है कि सीबीआई की टीम में 7 लोग शामिल हैं। रेड करने के कारणों का खुलासा अभी तक नहीं हो पाया है। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने महज 10 दिन में परीक्षा परिणाम जारी कर नया कीर्तिमान कायम किया है। बोर्ड ने 1 दिवसीय कंपार्टमेंट परीक्षा का आयोजन 19 जनवरी को करवाया गया था, जिसका रिजल्ट जारी कर दिया गया। रिजल्ट बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर देखा जा सकता है कि बोर्ड अध्यक्ष जगबीर सिंह बताया कि सेकेंडरी परीक्षण का परिणाम 42.67% रहा। 14,955 छात्रों में से 6,381 छात्र पास हुए हैं। हरियाणा सरकार ने फरवरी से स्कूलों को खोलने का फैसला लिया है। 1 फरवरी से स्कूल खोले जाएंगे, जिसके तहत 6ठी से 8वीं तक की कक्षाएं लगाई जा सकेंगी। 9वीं से लेकर 12वीं क्लास तक स्कूल पहले ही खोले जा चुके हैं। अंबाला में स्कूल संचालकों ने तय गाइडलाइंस के मुताबिक स्कूलों को खोलने की तैयारी कर ली है। वहीं दूसरी तरफ कई स्कूलों में तो बच्चों के सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए एग्जाम भी लिए जा रहे हैं। सिरसा में स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना वैक्सीन के लिए मेगा ड्राइव शुरू किया है। जिले में 29 केंद्रों पर पहले से पंजीकृत स्वास्थ्य कर्मियों को वैक्सीन लगाई जा रही है। सिरसा जिले में अगर बात करें तो कल तक के आंकड़ों के अनुसार 3,961 स्वास्थ्यकर्मियों को वैक्सीन का डोज दिया जा रहा है और अब अगली डोज 28 दिन के बाद दी जाएगी, जिससे में से 7,320 वैक्सीन का स्टॉक पहुंच चुका है। रोहतक के सांपला कुलताना रोड पर औद्योगिक क्षेत्र में एक किराए के कमरे में पति पत्नी का शव मिला। मौत का कारण कमरे में रखी जलती अंगीठी को बताया जा रहा है। घटना की सूचना पर सांपला थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए रोहतक पीसीआई भेजा। पुलिस का यह कहना है कि प्रारंभिक जांच में मौत का कारण अंगीठी को ही माना जा रहा है। अंबाला में आईकेएचवी केयर फाउंडेशन की तरफ से मिशन हॉस्पिटल में आयुर्वेदिक प्रोडक्ट वितरित किए गए। ये कार्यक्रम आईकेएचवी केयर फाउंडेशन के स्टेट प्रेसिडेंट राधिका चीमा की तरफ से आयोजित किया गया था। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर अंबाला की मेयर शुक्ति रानी शर्मा ने शिरकत की। कार्यक्रम में पहुंचने पर आईकेएचवी केयर फाउंडेशन की तरफ से मेयर शुक्ति रानी शर्मा और डॉक्टर सादिक को सम्मानित भी किया गया। अंबाला के धौलकोट में रविदास मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। आज मंदिर के नींव का पत्थर शहर की मेयर शुक्ति रानी शर्मा ने रखा। इस दौरान उन्होंने रविदास मंदिर में माथा भी टेका है। मेयर शक्ति रानी शर्मा ने बच्ची के हाथों से रिबन कटवाया और उसके मिठाई भी खिलाई। शक्ति रानी शर्मा ने पूरे विधि विधान के साथ मंदिर की नींव रखी और वहां पुष्प भी अर्पित किए। यमुनानगर में रोष मार्च के दौरान हुई हिंसा को लेकर एसपी ने कहा कि हमलावर शरारती तत्वों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर पुलिस की कई टीमें उनकी तलाश में जुटी हुई हैं। जांच जारी है। एसपी ने लोगों से अपील की है 15 से 20 युवा कभी भी जुलूस की शक्ल में निकल पड़ते हैं और नारेबाजी करने लगते हैं। कोशिश करें कि ऐसे जुलूस नहीं निकालें। अगर निकालने हैं तो इस दौरान भाषा और नारों के इस्तेमाल पर विशेष ध्यान रखें।
कुरुक्षेत्र के लोगों को अब भारी भरकम जाम से निजात मिलेगी। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में 4 करोड़ रुपए की लागत से ओवरब्रिज से रेलवे रोड पर उतर रहे नए पुल का विधायक सुभाष सुधा ने उद्घाटन भी किया। बीजेपी ने सभी कार्यक्रमों का किसानों की तरफ से विरोध किया जा रहा है। उसी को देखते हुए मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल भी तैनात कर दिए गए हैं। महम के खरकड़ा गांव का सैनिक जोगिंदर राजस्थान में अभ्यास के दौरान टैंक टकराने से शहीद हो गया। जोगिंदर 11 साल पहले सेना में भर्ती हुआ था। युद्धाभ्यास के दौरान टैंक को टकराने से जोगिंदर की शहादत हुई। जोगिंदर का पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव खरकड़ा में लाया गया, जहां पूरे राजकीय सम्मान के साथ सिपाही का अंतिम संस्कार किया गया। इस दौरान पूरा गांव में गमगीन माहौल में डूबा रहा। कोसली के गांव चुट्टी में शहीद सैनिक दीपक का अंतिम संस्कार किया गया। बुधवार को दक्षिण कश्मीर के कुलगाम में के शमसीपुरा हाईवे पर गश्त कर रहे सुरक्षा बलों पर हुए ब्लास्ट में दीपक शहीद हो गए थे। शहीद दीपक की पत्नी ने कहा कि वो बेटे को भी सेना में भेजेंगी। दीपक के पिता भी सीआरपीएफ से रिटायर्ड हैं। 23 जून 2005 को दीपक ने 12 आर्म्ड रेजिमेंट ज्वाइन किया था। चर्चित निकिता तोमर अपहरण कांड में मुख्य आरोपी तौसीफ के मां और बाप को अतिरिक्त सत्र न्यायालय से रेगुलर जमानत मिल गई। साथ ही उन्हें अपहरण कांड का आरोप पत्र भी भेज दिया गया। आरोपी के चाचा और बसपा नेता जावेद अहमद के मामले में पुलिस 15 फरवरी तक सप्लीमेंट्री चार्जशीट फाइल करेगी। केस की अगली सुनवाई 3 फरवरी को होगी। कुरुक्षेत्र में दबंगों ने पेहवा के गांव हरिगढ़ भौरक के अधेड़ की पीट हत्या कर दी। घटना को अंजाम दे आरोपी मौके से भागने में सफल हो गए। मृतक के परिजनों ने सरपंच के परिवार पर मामले में आरोप लगाए हैं। मृतक मस्तान सिंह के परिवार के मुताबिक सरपंच परिवार के 4 से 5 लड़के आए थे, जिन्होंने मस्तान सिंह को घर से घसीटकर बाहर निकाला और लाठी डंडों से पीटकर जख्मी कर दिया। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। गुरुग्राम में पुलिस की दबंगई का मामला आया सामने। लेनदेन के मामले में कांस्टेबल देवेंद्र ने सब्जी बेचने वालों को थप्पड़ जड़ दिया। मामला कैमरे में कैद हो गया। कांस्टेबल शिवाजी नगर थाना में तैनात है। महेंद्रगढ़ में जन स्वास्थ्य विभाग कार्यालय में चरखी दादरी के कर्मचारियों की एक जनरल मीटिंग हुई। मीटिंग में जिले के जॉब वर्क पर लगे कर्मचारियों की समस्याओं के बारे में विचार विमर्श किया गया। कई महीनों से जॉब वर्क पर लगे कर्मचारियों की समय पर तनख्वाह नहीं मिलने और ईपीएफ ईएसआई कार्ड के बारे में कर्मचारियों को जानकारी नहीं होने को लेकर मंथन किया गया। कर्मचारियों ने मांगों को लेकर आंदोलन की चेतावनी दी है। 1 फरवरी को आने वाले आम बजट से लोगों को बड़ी उम्मीदें हैं। कोरोना काल में आर्थिक संकट से जूझ रहे लोगों ने बजट में सरकार से बड़ी राहत देने की मांग भी की है। आम बजट को लेकर छात्रों, किसानों, व्यापारियों का कहना है कि सरकार को हर वर्ग का ख्याल रखते हुए आम बजट में बड़ी राहत देनी चाहिए, महंगाई में कमी लानी चाहिए। यमुनानगर प्लाई इंडस्ट्री का हब है। यमुनानगर के प्लाई उद्योगपतियों को आने वाले बजट से खासा उम्मीदें हैं। उद्योगपतियों का कहना है कि बजट में उन्हें भी राहत मिले। बादरगुड़ के पहलवान राहुल राठी ने सीनियर नेशनल कुश्ती प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक हासिल किया। राहुल राठी ने रेलवे की तरफ से खेलते हुए गोल्ड मेडल हासिल किए हैं। राहुल राठी बहादुरगढ़ के हिंद केसरी सोनू पहलवान अखाड़े में बचपन से ही कुश्ती के दावपेच सीख रहा है। जूनियर नेशनल में भी 3 बार कांस्य पदक जीत चुका है। अखाड़े में पहुंचने पर सादे खिलाड़ियों और कुश्ती प्रेमियों ने पहलवान का फूल मालाओं से स्वागत भी किया। राहुल ओलंपिक में देश का नाम रोशन करना चाहता है। राहुल का कहना है कि लॉकडाउन के दौरान उसने अपनी फिटनेस पर पूरा ध्यान दिया और मेहनत की है। कोरोना महामारी के खिलाफ देश में टीकाकरण जारी है। हेल्थ वर्कर्स के बाद अब फ्रंटलाइन वर्कर्स को टीका लगाया जाएगा। पहले चरण में हेल्थ वर्कर्स को वैक्सीन लगाई गई थी। हेल्थ मिनिस्ट्री ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को फरवरी के पहले हफ्ते से फ्रंटलाइन वर्कर्स का टीकाकरण शुरू करने को कहा है। साथ ही कोविशील्ड और कोवैक्सीन दोनों टीकों का इस्तेमाल करने की सलाह दी है। अब तक करीब 29,28,000 लाभार्थियों को कोरोना का टीका लगाया जा चुका है। मिनिस्ट्री ने बताया कि 24 घंटे में 5,72,000 से ज्यादा हेल्थ वर्कर्स को टीके लगाए गए। हर दिन टीका लगवाने वाले लाभार्थियों की संख्या में इजाफा देखने को मिल रहा है। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में बड़ा सड़क हादसा हो गया। सड़क हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई। 25 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हैं। हादसा मुरादाबाद आगरा हाईवे पर हुआ, जहां बस और ट्रक के बीच जोरदार टक्कर हुआ। हादसे की वजह से कोहरा बताया जा रहा है। देश के कई हिस्सों में कड़ाके की ठंड के चलते लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, पंजाब समेत कई राज्यों में कोहरे और शीतलहर से आम जनजीवन प्रभावित है। मौसम विभाग ने जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में भीषण बर्फबारी के आसार जाहिर किए हैं। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार में कोहरे के साथ शीतलहर के अलर्ट जारी किए गए हैं।
दिल्ली में शुक्रवार को भी शीतलहर जारी रही और न्यूनतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 5 डिग्री कम था। भारतीय मौसम विज्ञान ने ये जानकारी दी है। कोहरे के चलते कम विजिबिलिटी की वजह से ट्रेनों की रफ्तार धीमी हुई है। नॉर्दर्न रेलवे के मुताबिक कोहरे की वजह से कम 10 ट्रेनें अपने निर्धारित समय से देरी चल रही हैं।